सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हम हैं अपनी आरटीजी सीरीज के रास्ते पे और ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड डे की सेकंड वीडियो। एक वीडियो आपको सुबह मिली होगी चैप्टर 1 ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 दैट इज डिमांड चालू करेंगे और इस वीडियो में डिमांड को खत्म करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड पे। क्या होता है डिमांड का मतलब, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जैसे क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो भाई, तुमको कोई सामान की जरूरत है, तुम मार्केट से गए उसको खरीद के ले आए, तो ये तो डिमांड है ही, ये तो कोई डाउट ही नहीं है ना, ये तो हम सबको पता है, ये तो डिमांड है कि तुमने उस सामान की डिमांड करी, तुमने उस सामान को मांगा। लेकिन तुम्हें जरूरत है, ठीक है, तुम लेना भी चाहते हो लेकिन लेने नहीं गए, तो बताओ क्या ये डिमांड है? कि तुमको जरूरत है, तुम लेना भी चाहते हो लेकिन गए नहीं, तो क्या ये डिमांड है? जी नहीं। ये क्या डिमांड है भाई? घर पे बैठे बैठे सोचते रहो जो तुम्हें सोचना है, जब तक लेने जाओगे नहीं तब तक वो डिमांड बनेगी नहीं। ऐसे ही कमोडिटी या गुड की वो क्वांटिटी जो विलिंग एंड एबल टू परचेज है, जिसके लिए कस्टमर विलिंग एंड एबल टू परचेज, मतलब कस्टमर उसके लिए पैसा देना चाहता भी है और पैसा दे भी सकता है, पैसा देना चाहता भी है और पैसा दे भी सकता है। उस क्वांटिटी को जब कस्टमर एक दिए हुए प्राइस पे, एक दिए हुए टाइम पे खरीदेगा, तब उसको कहेंगे डिमांड। देखो, आई बिलोंग टू अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, राइट? तो मैं अगर डिमांड करूं कि मेरे को अपना पर्सनल जेट चाहिए, ठीक है, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह खरीदते, तो ठीक है, मेरे को चाहिए, मेरे अंदर विलिंगनेस तो है, लेकिन क्या मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं वो खरीद लूं, करोड़ों रुपए खर्च करके उसको खरीद लूं? नहीं। तो मेरे अंदर विलिंगनेस है, एबिलिटी नहीं है, तो ये डिमांड नहीं है। मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं ऐसा एक और मार्कर खरीद लूं, 10-20 रुपए का आता है मार्कर, मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं ये खरीद सकता हूं, लेकिन मेरे को चाहिए ही नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं, तो फिर दिस इज ऑल्सो नॉट डिमांड। डिमांड में विलिंगनेस भी होनी चाहिए कस्टमर की और कस्टमर की एबिलिटी भी होनी चाहिए, वो पैसा देने लायक भी होना चाहिए और पैसा देना चाहता भी होना चाहिए। तो वो क्वांटिटी या वो अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस, और जितना भी ये सारा काम हो रहा है, विलिंग और एबिलिटी की बात हो रही है, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे होना चाहिए। जैसे मैंने अभी इसकी प्राइस डिफाइन करी कि 20 रुपए, मैंने इसकी प्राइस डिफाइन करी कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे मैं विलिंग या एबल हूं या नहीं। तो एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, आज की बात हो रही है, आज से 10 साल पहले नहीं, आज से 10 साल बाद की नहीं, तो एक टाइम पीरियड आपको गिवन है। तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डिमांड। 2 तरीके की डिमांड होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? डिमांडेड बाय वन कंज्यूमर। देखो, आगे भी कॉन्सेप्ट्स है जहां पे इंडिविजुअल और मार्केट की बात होगी, तो आपको सिर्फ करना ही है, यहाँ पे क्या पूरी डेफिनेशन यही लिखनी होती है कुछ चेंज के साथ। तो मैंने पूरी डेफिनेशन वो लिखने की बजाय सिर्फ मेन चीज लिखी है जिसमें चेंज है। यहां देखो, इस डेफिनेशन के हिसाब से क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पे जो चेंज है वो चेंज ये है कि डिमांडेड बाय वन कंज्यूमर, मतलब ये इस डेफिनेशन में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट वन कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या अ भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वन की जगह अगर आप अ भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूं तो डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स, तो यहाँ पे अ की जगह आ जाएगा ऑल। क्वांटिटी एंड कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज मार्केट डिमांड। तो यहाँ पे अ है तो वो इंडिविजुअल है, और यहाँ पे अगर ऑल आ जाता है तो ये मार्केट, ठीक है। वैसे ओरिजिनली डिमांड की डेफिनेशन ये है। तो इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक कंज्यूमर जो सामान खरीदने जाए वो इंडिविजुअल डिमांड, और सारे भीड़ एकदम पूरे मोहल्ले का मोहल्ला चला जाए डिमांड खरीदने, ऑल द कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग, वो
मार्केट डिमांड है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये डिमांड जो चीज है ना, ये डिमांड जो हमारे पास एक वेरिएबल निकल के आया है, क्योंकि इसकी हमारे पास वेरिएबल ही क्योंकि इसकी क्वांटिटीज का नंबर हमारे पास फिक्स्ड नहीं है। तो ये डिमांड जो वेरिएबल है, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो इस डिमांड पे असर डालेंगे, देख लेते हैं। भाई सबसे पहले ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मान लो बात चल रही है एक एप्पल आईफोन की, मान लेते हैं, ठीक है, एप्पल का आईफोन की बात चल रही है। एंड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे पिक्चर में आता है कि अगर उस फोन की, उस आईफोन की डिमांड, मतलब सॉरी, उस आईफोन की, अगर उस आईफोन का प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग चाहेंगे, ज्यादा लोग जाएंगे उसको खरीदने के लिए। और वहीं अगर उसकी खुद का प्राइस बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो कम लोग जाएंगे उसको खरीदने। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो, ठीक है, तो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब कमोडिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। अगर उसका खुद का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब कम लोग उसको खरीदेंगे। अगर उसका खुद का प्राइस कम होगा तो ज्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के नीचे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है, वो इसलिए क्योंकि रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स। एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो साथ में खरीदे जाए, जैसे पेन और उसकी रिफिल। मैं पेन ढूंढ रहा था एक्चुअली, ये देखो, ऐसे पेन और इसकी रिफिल साथ में खरीदे जाएंगे। अकेली बॉडी खरीद के कोई फायदा नहीं है और सिर्फ रिफिल खरीद के भी कोई फायदा नहीं है, तो दोनों चीजें साथ में खरीदी जाएंगी। ऐसे गुड्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और सप्लीमेंट्री गुड्स मतलब, सप्लीमेंट्री गुड्स मतलब मैं दिखाता हूं। एक ये व्हाइट बोर्ड है, पेन है मेरे पास, जो कि आई डोंट नो, अब तो मेरे को याद भी नहीं है, कैमलिन का है। एक ये है जो कि रोरिटो का है। तो ये दोनों गुड्स कैसे हुए, सप्लीमेंट्री हुए, क्योंकि मैं इसकी जगह इसको भी यूज कर सकता हूं और इसकी जगह इसको भी यूज कर सकता हूं। तो अगर मैं इस गुड की बात करूं तो इसका एक सप्लीमेंट मार्केट में है, मतलब दोनों में से मैं कोई भी एक गुड यूज कर सकता हूं। बेटर एग्जांपल होगा हमारा टी एंड कॉफी, कि मेरे को टी पीनी है और अवेलेबल नहीं है तो मैं कॉफी भी पी सकता हूं। अगर मेरे को कॉफी चाहिए और वो अवेलेबल नहीं है तो मैं टी भी पी सकता हूं। तो दोनों गुड्स में से अगर मेरे पास ऑप्शन आ जाए, मैं चूज करूं कि मैं ये लूं या ये लूं, तो उन दोनों गुड्स को कहते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब इन्हीं दो गुड्स की प्राइस में होगा छेड़छाड़। तो चलो देखते हैं क्या प्राइस ऑफ दिस रिलेटेड गुड्स का क्या असर पड़ेगा। तो क्या असर पड़ेगा, हम दो गुड्स ले लेते हैं, एक पेन और एक उसकी रिफिल। अब ठीक है, अब देख ले यार, ड्राइंग पे ज्यादा ध्यान मत दो। अगर, और ये पेन हमारा जो है ये हमारा मेन गुड्स है, ठीक है, ये पेन हमारा मेन गुड है। इस गुड के बारे में सारी बातें हो रही होंगी, किसके बारे में, इस पेन के बारे में सारी बातें हो रही होंगी। और रिफिल हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ओके, तो अगर रिफिल का प्राइस कम हो गया, अगर रिफिल का प्राइस कम हो गया, तो अब बताओ लोग बाग क्या करेंगे, ज्यादा रिफिल खरीदेंगे। अब ज्यादा रिफिल खरीदी जाएगी तो रिफिल ऐसे ही तो लिख नहीं सकते, जैसे कि मैंने अभी बात करी, रिफिल को यूज करने के लिए चाहिए पेन, और पेन कैसे और पेन जो है वो फिर हमारा मेन गुड है, तो अब उस पेन को भी खरीदना पड़ेगा। तो डिमांड ऑफ रिफिल तो बढ़ी, साथ में डिमांड ऑफ हमारा पेन भी बढ़ गया। तो असर अगर आप देखो तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड अगर हुआ कम तो डिमांड ऑफ आर मेन गुड हो जाएगी ज्यादा। अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड हुआ कम तो डिमांड ऑफ मेन गुड हो जाएगी ज्यादा। उसी तरीके से अगर रिफिल का प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी,
इसके ये इसकी वजह से अगर प्राइस रिफिल का बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब लोग बाग रिफिल ही नहीं खरीदेंगे तो खाली पेन की बॉडी खरीद के क्या करेंगे, तो हमारी पेन की डिमांड भी हो जाएगी कम। तो अगर प्राइस हो गया ज्यादा ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, देन डिमांड ऑफ आवर मेन गुड हो जाएगी कम। तो आप देखो इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस चेंज कर रहा है उससे उल्टा हमारे मेन गुड की डिमांड चेंज कर रही है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राइस और डिमांड यहां पे एक सामान की नहीं है बल्कि दो अलग अलग सामानों की है। यहां पे एक ही सामान की प्राइस और डिमांड की बात हो रही थी, यहां पे दो अलग अलग सामान के प्राइस और डिमांड की बात हो रही है। अब आता है अपनी सप्लीमेंट्री गुड पे। उसके लिए दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल ये लेंगे जैसे कि हमने अभी बात करी थी, एक है हमारा कैमलिन का मार्कर, एक है हमारा रोरिटो का मार्कर। रोरिटो का मार्कर को हम रख लेते हैं अपना मेन गुड। सप्लीमेंट्री गुड्स है क्योंकि हम दोनों एक से एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारा प्राइस ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं, कहां लिखूं, नीचे लिख देता हूं, प्राइस ऑफ हमारा सप्लीमेंट्री गुड हो जाता है कम। सप्लीमेंट्री गुड कौन सा है हमारा? कैमलिन। कैमलिन का प्राइस नीचे गिर गया तो इसकी डिमांड, जल्दी से देख के बताओ, बढ़ जाएगी। और जो इसकी डिमांड बढ़ेगी तो जो एक्स्ट्रा डिमांड होगी वो कहां से आएगी? रोरिटो के कस्टमर्स जाएंगे कैमलिन के पास, क्योंकि मार्केट में कस्टमर्स तो उतने ही हैं। तो अगर कैमलिन के कस्टमर्स बढ़ गए तो रोरिटो के कम हुए होंगे, ये तो पक्का है। तो अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कम हो गया तो डिमांड ऑफ आवर मेन गुड बढ़ गया होगा, सॉरी, डिमांड ऑफ आवर मेन गुड भी कम हुआ होगा। और उसी तरीके से अगर प्राइस ऑफ हमारा कैमलिन ज्यादा हो गया तो इसकी डिमांड हो जाएगी कम। देखो देखो देखो, डिमांड हो जाएगी कम, और इसकी डिमांड कम होते ही कस्टमर सब रोरिटो पे शिफ्ट करना चालू कर देंगे और हमारे इसकी बंदे की डिमांड हो जाएगी ज्यादा। ये फर्स्ट केस है ऊपर वाले के साथ, और ये, अच्छा रुको, प्राइस कम और डिमांड कम, डिमांड ज्यादा। तो अगर प्राइस ऑफ हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ गया तो डिमांड ऑफ हमारा मेन गुड भी बढ़ जाएगा। यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे जैसे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में चेंज हो रहा है वैसे वैसे ही डिमांड ऑफ आवर मेन गुड में चेंज हो रहा है। फिर वही बात ध्यान रखने की कि यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो दो अलग अलग गुड के प्राइस और डिमांड की बात कर रहे हैं, एक गुड की नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है वो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। जैसे जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ेगी उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। मतलब इनकम कम हुई तो डिमांड भी कम हुई। ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी जेब में ज्यादा पैसे खर्च करने को तो आप ज्यादा डिमांड करोगे, अगर कम पैसे खर्च करने को तो आप कम डिमांड करोगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मतलब हमारा टेस्ट क्या है, मतलब हम कैसे सामान खरीदना पसंद करते हैं, हमारी क्या प्रेफरेंसेस हैं, हम कौन सा सामान जल्दी खरीदते हैं, कौन सा सामान सोच विचार के आराम से खरीदते हैं। तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारे गुड के बढ़ गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो हमारा मेन गुड है उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बढ़ गए, तो रिजल्ट क्या होगा कि लोग बाग उस गुड को ज्यादा खरीदेंगे। और अगर उस गुड्स को ज्यादा खरीदेंगे, मतलब हमारे मेन गुड को ज्यादा खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर हमारे गुड की कम हुई तो उसकी डिमांड भी कम हो गई। ऐसे ही फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर कस्टमर को ऐसा लगता है कि भाई आप आगे जाके, या कस्टमर कौन है, हम लोग कस्टमर ही है ना, तो अगर हमको ऐसा लगता है कि आगे जाके प्राइस जो हम सामान खरीद रहे हैं उसके कम होने वाले, तो हम अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे, क्योंकि बाद में कम होने वाले हैं ना, अभी तो उतने ही है, बाद में और ज्यादा कम होंगे तो हम तब खरीदेंगे, अब नहीं खरीदेंगे। ठीक है। तो अगर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके प्राइस कम होगा तो हम अभी अपनी डिमांड को कर देंगे कम, और अगर आगे जाके प्राइसेस के बढ़ने की आशंका है तो हम अभी अपनी डिमांड बढ़ा देंगे ताकि बाद में हमको कम खरीदना पड़े। ये बहुत अच्छा होता है पेट्रोल के साथ। पेट्रोल अगर अभी गवर्नमेंट बोल दे कि कल सुबह से पेट्रोल 4 रुपए महंगा हो जाएगा, तो सब लोग आज ही पेट्रोल भरवा लेंगे ताकि कल 4 रुपए ज्यादा ना देने पड़े।
अपनी टंकियां फुल करवा लेंगे। और वहीं अगर बोल दे कि कल पेट्रोल 10 रुपए सस्ता होने वाला है, तो आज लोग वाग ज्यादा गाड़ियां चलाने हो सकता है चालू कर दें, या फिर आज कोई भी पेट्रोल नहीं खरीदेगा, सब लोग कल ही खरीदेंगे 10 रुपए सस्ते में। क्योंकि भाई हम इंडियंस हैं, हमको चाहिए कि हमको सस्ता ही चाहिए, बुराई नहीं है इसमें, अच्छाई ही है। मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा हूं, सस्ता खरीदना इज गुड, हमारा धर्म है हम सस्ता खरीदें, ठीक है। तो जैसे जैसे हमको आगे के फ्यूचर के प्राइजेस के बारे में हमें अंदाजा लगता है, हम उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉपुलेशन साइज। देखो अब तक जितने भी पॉइंट थे ना, ये बात कर रहा था एक कस्टमर, मतलब इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। अब नीचे के 2 पॉइंट बात कर रहे हैं मार्केट डिमांड के बारे में। ऊपर वाले सारे गुड्स में हमने बात करी एक कंज्यूमर की, एक कंज्यूमर की, एक कंज्यूमर की। नीचे वाले 2 पॉइंट में बात होगी सारे कंज्यूमर्स की एक साथ। जैसे पॉपुलेशन साइज, जितने ज्यादा पॉपुलेशन कंट्री में उतनी ज्यादा डिमांड, यहां पे सारे कंज्यूमर की इकट्ठी बात हो रही है, ठीक है, इसलिए मार्केट डिमांड का फैक्टर है। और जितनी कम पॉपुलेशन उतनी कम डिमांड, वेरी इजी लॉजिक। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ इनकम मतलब एक सोसाइटी में, एक नेशन में, एक एरिया में कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, कितने लोग लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, कितने लोग अपर क्लास को बिलोंग करते हैं, ठीक है, हायर क्लास को बिलोंग करते हैं। वो सारी चीजें देखेंगे। अब यहाँ पे हम किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहे, हम बहुत सारे कंज्यूमर की इकट्ठे बात कर रहे हैं, इसलिए मार्केट डिमांड है। और ये खैर कॉन्सेप्ट अगले साल का है कि जितना लोग गरीब होते हैं ना, या जितना लोगों के पास कम पैसा होता है उतना ही वो ज्यादा खर्चते हैं, और जितना लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है उतना ही वो उसको सेव कर करके रखते हैं, क्योंकि अब उनकी बेसिक जरूरतें सारी पूरी हो गई हैं। अब अंधा पैसा जो है उसका क्या करें भाई, उसको इन्वेस्ट करो, सेव करो, वो यूज नहीं करते उसको ज्यादा, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब अपने सपनों का घर बना लिया, अपने सपनों की गाड़ी खरीद ली, वो क्या करें उसे एक्स्ट्रा पैसे का जो अभी भी कमाए जा रहे हैं, जो आए जा रहा है, तो उसको इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो जितने गरीब लोग होंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डेंस नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के हिसाब से काफी सारे लोग मिडिल क्लास या लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, तो डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि ये लोग खर्चते ज्यादा हैं, ज्यादा सेव करने में इनका ध्यान नहीं रहता। लेकिन वहीं अगर ज्यादा लोग अमीर हैं सोसाइटी में, तो वो लोग कम खर्चेंगे, वो लोग हर सामान नहीं खरीदेंगे, वो बहुत सेलेक्टेड सामान खरीदेंगे, बहुत चूजी होते हैं वो लोग। तो उस हिसाब से फैक्टर्स ऑफ डिमांड, उस हिसाब से हम देखेंगे कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारी डिमांड कैसे रिएक्ट करने वाली है। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी दोनों ही पॉसिबल है इस टॉपिक से। अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है? ये रिलेशनशिप है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट के बीच में। मतलब डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बीच की जो रिलेशनशिप है, जो नोकझोंक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये जो रिश्ता है इसको डिमांड फंक्शन कहते हैं। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। मैंने कहा था कि मैं सिर्फ वही जगह लिखूंगा जहां पे चेंज एक्चुअल में हो रहा होगा, जो इंपॉर्टेंट। तो अफेक्टिंग इट की जगह इंडिविजुअल डिमांड और अफेक्टिंग इट की जगह मार्केट डिमांड, बस। तो रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, अब इट की जगह जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा हम वो फिट कर देंगे। नेक्स्ट है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ये टैबुलर प्रेजेंटेशन है showing various commodities demanded at various price during given period of time। मतलब एक टेबल की फॉर्म में हम दिखाते हैं कि अगर ये प्राइस है तो इतनी डिमांड, ये प्राइस है तो इतनी डिमांड, ये प्राइस है तो इतनी डिमांड। टैबुलर प्रेजेंटेशन showing various quantities of demand of commodity demanded at various price level during given period of time। ठीक है, उसको कहते हैं डिमांड शेड्यूल। वही फिर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, डिमांडेड बाय वन कंज्यूमर, और यहाँ पे देखो कमोडिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइसेस है ना, तो कमोडिटी डिमांडेड बाय वन कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस लेवल्स ड्यूरिंग ब्ला 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 ब्ला, जो भी आगे की है। और अगर मार्केट डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन लिखने को आए तो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस कमोडिटीज ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स एट वेरियस
प्राइस लेवल्स ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड कर्व। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल का। मतलब डिमांड शेड्यूल में जो चीज हमने टेबल की फॉर्म में लिख के दिखाई थी, जब हम उसको ग्राफ में दिखाएंगे, जब हम उसको पॉइंट प्लॉट कर करके दिखाएंगे, वो डिमांड कर्व बन जाएगा। और इस डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो कैसा होगा, कैसे पता चलेगा? चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो भी प्राइस में चेंज है, आपको दिया है कि पहले प्राइस इतना था, बाद में प्राइस इतना हो गया। पहले वाले प्राइस पे इतना डिमांड कर रहे थे, बदले हुए प्राइस पे इतना डिमांड करने लगे, तो उन प्राइस के बीच का चेंज और डिमांड के बीच का चेंज को अगर आपस में डिवाइड करोगे, प्राइस को ऊपर डिमांड को नीचे, तो आपको स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मिल जाएगा। ये इस स्लाइड की बात थी। मेरे ख्याल से सिर्फ एक स्लाइड और लगेगी इस चैप्टर को खत्म करने में। फटाफट से इसको लिखो एंड फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पे इस चैप्टर की। 10th पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। जो पॉइंट मार्क करने का है वो है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जो देखो लॉ मैंने पहले भी बताया था, पिछली क्लास में भी, पिछले लेक्चर में भी, कि लॉ जैसे मैं लिखवा रहा हूं वर्ड टू वर्ड वैसी लिख के आना है। लॉ में आप चेंज नहीं कर सकते। लॉ की लैंग्वेज अलग होती है, अपनी लैंग्वेज नहीं बनानी है। तो लॉ क्या कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो इनवर्स रिलेशनशिप मतलब उल्टा होता है। किसके बीच में उल्टा होता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में उल्टी रिलेशनशिप होती है। कब? जब सारे फैक्टर्स, सारे दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। कौन से दूसरे फैक्टर्स? देखो हमने फैक्टर्स ऑफ डिमांड में पीछे भी पिछली वाली स्लाइड में कुछ पॉइंट्स करे थे। फर्स्ट पॉइंट था ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो इंक्लूडेड है, उसको छोड़ दो। उसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं वो सारे कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने बात कही थी कि इनकम नहीं चेंज होनी चाहिए, इनकम ऑफ रिलेटेड गुड्स नहीं चेंज होने चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं चेंज होना चाहिए, कोई फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी पॉइंट हैं वो सारे जीरो होंगे, तभी जाके ये रिलेशनशिप सच बैठेगी। इसकी डेरिवेशन कि ये रिलेशनशिप आई कहां से, पूरी डेरिवेशन होती है, लेकिन शायद तुमको पढ़ाया नहीं गया है। मैंने बात करी है स्टूडेंट से, 2-3 स्कूल्स में उन्होंने स्किप कर दिया, उनके स्कूल्स में नहीं पढ़ाया गया। तो ऑब्वियसली मैं पूरे, आप जितने भी लोग बैठ के मेरे को देख रहे हो, थैंक यू वेरी मच, बहुत हाई नंबर ऑफ व्यूज मेरे को दे रहे हो, और की जरूरत है इस सीरीज को और बड़ा बनाने के लिए, लेकिन मैं सबसे पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं मान रहा हूं कि जो उन 3-4 बच्चों ने मेरे को बताया, जितने भी मेरे कांटेक्ट में जितने भी बच्चे थे जिन्होंने मेरे को इंफॉर्मेशन दी कि ये डेरिवेशन हमको नहीं पढ़ाया गया है, मैं उनकी बात मान रहा हूं कि आपको भी नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक है, उसी बात को सच मानते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर बाई चांस आप में से किसी के स्कूल में पढ़ाया गया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए भी एक छोटी सी सिर्फ उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बना दूंगा। तो लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब कैसे समझाऊं? लॉ ऑफ डिमांड इन चीजों पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है? सबसे पहले गिवन गुड्स। अच्छा, हमने अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सप्लीमेंट्री गुड तो पढ़ा। ये गिवन गुड्स क्या है? ये गिवन गुड्स वो गुड्स हैं जो कि रॉबर्ट गिफन ने सबसे पहली बार पहचाने थे कि भाई ऐसे भी कोई गुड्स होते हैं। क्या है इन गुड्स की, क्या स्पेशलिटी है? तो इन गुड्स की स्पेशलिटी ये है कि भाई साहब जितना, देखो नॉर्मल गुड्स जो हमने पहले देखे थे, अगर तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी। यही हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था और यही इस लॉ ऑफ डिमांड का भी मतलब है, बराबर। लेकिन ये गिवन गुड्स वो गुड्स हैं जिनके प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है और प्राइस कम होने पे डिमांड कम होती है। देखो भाई क्या अजूबे हैं, उल्टे ही चलते हैं। ये नॉर्मल गुड्स है ही नहीं, उल्टे हैं ये भाई। यहाँ पे तो इनवर्स रिलेशनशिप था या डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया। ये गजब नहीं है, कुछ दूसरे प्लेनेट से आए हैं। अब सुनो मेरी बात, ये है क्या? कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो जिनके लिए ये माना जाता है कि वो जितने महंगे होंगे उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। वो गुड्स जितने महंगे होंगे उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। और सब लोग आजकल हाई क्वालिटी सामान परचेज करना चाहते हैं, कोई लो क्वालिटी सामान नहीं लेना चाहता। इसलिए जितने ये गुड्स महंगे होते हैं ना, उतनी ही इनकी डिमांड भी ज्यादा होती है, क्योंकि इतना ही ये अज्यूम किया जाता है कि भाई ये
ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे, जैसे बाजरा हो गया, ठीक है, और भी कई सारे से बार्ले हो गया, और भी सीरियल्स कुछ हैं एग्जांपल्स, हालांकि एग्जांपल्स से आपको मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट ये है कि ये वो गुड्स हैं जिनके लिए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, डायरेक्ट रिलेशनशिप काम करती है, और जितना इनका प्राइस ज्यादा होगा उतनी इनकी डिमांड भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि जितना इनका प्राइस ज्यादा होगा उतनी इनकी क्वालिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट है स्टेटस सिंबल गुड्स। भाई ऐसे कुछ जिससे आपका स्टेटस दिखता हो, वाह आई एम अ वेरी रिच मैन, ओ यू नो माय, ओ शिट। तो जो भी ऐसे गुड्स है उनकी बात अगर करी जाए जो स्टेटस सिंबल है, जैसे इंडिया में तो क्या आप नॉर्मल सोसाइटी में जाओ तो एप्पल का आईफोन होना भी अपने लिए स्टेटस की बात हो जाती है। तो जितने भी ऐसे गुड्स हैं जिससे स्टेटस हमारा इंक्रीज होता है वो सारे महंगे आते हैं, चाहे महंगी गाड़ियां हो, महंगे फोन हो, महंगे जूते हो, तो वो सब आपका स्टेटस ही तभी पता चलता है जब आप महंगे पहनते हो। हालांकि दिस इज और मटेरियलिज्म, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा मानना नहीं चाहिए, बट ठीक है, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम स्टेटस तभी मेंटेन हो पाता है जब आप महंगी चीज, ब्रांडेड चीज खरीदो। तो उस केस में ब्रांडेड चीज महंगी आती है, तो ये वाला लॉ फिर उधर काम नहीं करता, क्योंकि जितना प्राइस उनका ज्यादा होगा फिर उतनी उनकी डिमांड भी ज्यादा होगी। जैसे कोई एंटीक आइटम बेच लो, ठीक है, कोई एंटीक आइटम बेच लो तुम, हालांकि वो फियर ऑफ शॉर्टेज का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाता है उसमें। कोई एंटीक आइटम बेचो, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग बिकी, अरे भाई वो पेंटिंग एक ही थी यार, वो करोड़ों अरबों की बिकी, क्यों बिकी? क्योंकि जिसके घर में वो पेंटिंग लगी होगी उसका स्टेटस कितना बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी चीजें जितनी महंगी होती हैं उसकी डिमांड उतनी ही बढ़ती है। यही हमने थर्ड पॉइंट भी डिस्कस कर लिया, फियर ऑफ शॉर्टेज, कि अगर आगे जाके फ्यूचर में हमें अंदेशा है कि ये चीज आगे जाके खत्म होने वाली है, ये चीज आगे जाके खत्म होने वाली है, तो हम क्या करेंगे? अभी भले ही उसके प्राइस ज्यादा है, उसको अभी खरीद के स्टोर करके रखते रहेंगे। तो फियर ऑफ शॉर्टेज है कि हमारे अंदर डर है कहीं वो चीज खत्म ना हो जाए, इसलिए हम पहले से ही उसको ज्यादा खरीद रहे हैं, नो मैटर एट व्हाट प्राइस, भले उसके प्राइस ज्यादा हो। इग्नोरेंस मतलब मेरे को पता ही नहीं है मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। फॉर एन एग्जांपल कहानी सुना, तो मेरी मम्मी ने मेरे को भेजा टमाटर लेने के लिए इन मार्केट, और मैं कभी वेजिटेबल्स वगैरह की शॉपिंग अपन लोग कहाँ करते हैं, ठीक है, अपन मम्मी को पीछे बाइक पे बिठाया, ले गए, मम्मी गई अंदर, खरीद के लिए। हमको नहीं पता ना कौन सी सब्जी का क्या दाम चल रहा है। अब एक दिन में अकेला भेज दिया मम्मी ने, और मम्मी ने बोला जा टमाटर लेके आ। मैं गया, मैंने एक दुकान से पूछा भैया टमाटर, कि हाँ 50 रुपए किलो। मैंने कहा ओह अगली दुकान पे चलते हैं। अगले पे गया, उसने कहा 60 रुपए किलो, तो ओह अगली पे चलते हैं। अगली पे गया, उसने बोला भैया 45 रुपए किलो, 45 रुपीज दे देंगे। तो मैंने कहा यार ये तो सस्ता है, पीछे वाला 50 दे रहा था, फिर 60 दे रहा था, ये 45 मान गए। चलो फिर मैंने उससे जाके टमाटर लिया, मैं बड़ा खुश कि मैं मम्मी टमाटर सस्ते में लेके आया हूँ। मैंने घर पे जाके मम्मी को बताया कि टमाटर सस्ते में लेके आया, मम्मी देखो मैं 45 रुपए किलो। मम्मी ने लापड़ मारा मेरे, नाले 40 का रेट चल रहा है मार्केट में, तू 45 का लेके आ गया, 40 रुपी पर केजी मिल रहा, तो 45 रुपी पर केजी आ गया, कितना खुश हो रहा है लाके। उनका ओ शिट, मेरे को पता ही नहीं था रेट क्या चल रहा है। तो अगर मैं इग्नोरेंट हूं, मेरे को पता ही नहीं है रेट क्या चल रहा है, तो कोई भी मेरे को महंगे प्राइस पे भी बेच देगा ना, क्योंकि उसने 50 बोला, मैं तैयार था मानने को कि प्राइसेस 50 हैं। अगले वाले ने 60 बोला, मैं उसको भी मानने को तैयार था कि भाई प्राइस 60 है। माना मैंने तीनों की बात, हालांकि खरीदा सबसे सस्ता ऑप्शन, लेकिन मैंने तीनों की बात मानी। अब अगर मेरे को पता होता कि प्राइस 40 है तो मैं उन तीनों की बात ही नहीं मानता ना, मैं आगे जाता, मैं और आगे जाता, ये उनसे कहता कि प्राइसेस कम करो, इतने नहीं है मार्केट के प्राइस, लेकिन मेरे को पता ही नहीं क्यों, बिकॉज आई एम इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस। इग्नोरेंस का फैक्टर वहां पे आता है। नेक्स्ट है फैशन रिलेटेड गुड, जो चीज फैशन में होती है, जो चीज ट्रेंडिंग होती है, उसके प्राइस ज्यादा होते हैं, और वो फैशन में आती ही तब है जब ज्यादा लोग उसे खरीदें, या जो सामान महंगा है वो चीज फैशन में आ गई, अब उसको और ज्यादा लोग खरीदें क्योंकि ये फैशन में है, ठीक है। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बेसिक जरूरत जो है आपकी लाइफ की, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, बेसिक वीट, गेहूं, चावल, दाल, रोटी, जो बेसिक जिंदा रहने के लिए चाहिए, भाई वो कितनी भी महंगी हो जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहिए तो चाहिए भाई, ये नेसेसिटी है, जिंदगी इनके बिना जी नहीं सकते आप। इसलिए इनका भी प्राइस कम हो या ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा प्राइस पे भी हम लोग ज्यादा डिमांड करने को तैयार हो जाते हैं। लास्ट है चेंज इन वेदर। अब देखो वेदर चेंज है, सर्दियों में गर्मियों के कपड़े मतलब सस्ते मिलते हैं, और गर्मियों में
सर्दियों के कपड़े सस्ते मिलते हैं। ऐसे सर्दियों का सीजन चल रहा है बराबर, अब यहाँ पे सर्दियों के कपड़े जो है वो मिल रहे हैं महंगे। जैसे मैंने कुछ वुलन सी कुछ पहन रखी है, मिल रही है महंगी, मैं फिर भी खरीद रहा हूँ क्योंकि जरूरत है, क्योंकि वेदर ऐसा है तो मेरे को खरीदना पड़ेगा, तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते भाई। तो ये वो एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के, जहां पे प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा और प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम अप्लाई नहीं होता है। तो अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो है मूवमेंट एंड शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व अभी हमने पीछे देखा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। इसमें मूवमेंट भी होती है, शिफ्ट भी होता है। पहले देख लेते हैं डिमांड कर्व होता कैसे। तो भाई ऐसा होता है हमारा, वहां नहीं लिख रहा, वहां कुछ और की जरूरत है। y एक्सिस x एक्सिस 0, ऐसा होता है हमारा डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है हमारा प्राइस और यहाँ पे होता है क्वांटिटी डिमांडेड। तो जितना कम प्राइस, सॉरी यहाँ थोड़ी प्राइस है, जितना कम प्राइस उतनी ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड, और जितना ज्यादा प्राइस उतनी कम क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आ गया लॉ ऑफ डिमांड? तो डिमांड कर्व होता है ऐसा। अब ये डिमांड कर्व में दो तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, या तो ये डिमांड कर्व हो सकता है मूव, या ये डिमांड कर्व हो सकता है शिफ्ट। या तो ये हो सकता है मूव या ये हो सकता है शिफ्ट। शिफ्ट मूवमेंट दो तरीके की होती है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पहले देख लेते हैं। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? y x 0, पहले डिमांड कर्व वाज दिस, मान लेते हैं, चलो ठीक है। पहले डिमांड कर्व वाज दिस, बाद में ये डिमांड कर्व हो गया एक्सपैंड। समझ में आ रहा है? एक्सपैंड, बाद में डिमांड, पहले डिमांड कर्व यहां से यहां तक था, अब डिमांड कर्व हो गया एक्सपैंड। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि प्राइजेस जो है कमोडिटी के वो हो गए हैं कम, तो अब हम डिमांड करेंगे ज्यादा। प्राइजेस हो गए कम, अब हम डिमांड करेंगे ज्यादा। तो ये चेंज क्यों हुआ? प्राइजेस हो गए कम, डिमांड हो गई ज्यादा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है, अगर वहां पे डिमांड कर्व बड़ा हुआ था तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब पहले डिमांड कर्व इतना था और अब डिमांड कर्व इतना हो गया, D1 D1। ठीक है, पहले डिमांड कर्व पूरा ये पूरा था, अब डिमांड कर्व ये छोटा वाला पीस होगा। क्यों? क्योंकि भाई प्राइजेस हो गए ज्यादा तो डिमांड हो गई हमारी कम। समझ आया? दोनों चीजें, कि जब प्राइस कम और डिमांड ज्यादा तो होगी एक्सपेंशन, और जब प्राइस ज्यादा डिमांड कम तो होगी कॉन्ट्रैक्शन। वहां पे भाई यहाँ पे आएगा प्राइस और यहाँ पे आएगा क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। लिख के आना है पूरा 0 x y, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, D1, ऐसे ही लिख के आना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। शिफ्ट की बात करें तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट को मैं यहां ले आता हूं। ये डिमांड कर्व है y0 x, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड। ये डिमांड कर्व है, इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है। मतलब डिमांड कर्व हो गया ऐसा, D1 D1। ये डिमांड कर्व क्या हो गया? लेफ्टवर्ड हो गया शिफ्ट। ये कब होगा? जब प्राइजेस हमारे कांस्टेंट हैं पर डिमांड हो गई कम। किस वजह से? अच्छा, जब प्राइस में कोई चेंज है ही नहीं तो डिमांड कैसे कम हो जाएगी? याद करो, जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड किया था तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स का हमने प्राइस देखा था। हमारा मेन गुड का प्राइस चेंज नहीं हो रहा। अभी भी याद नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करो, रिवाइंड करके देखो, मैंने यहां पे बनाया था। पर मेन गुड के प्राइसेस में चेंज नहीं हो रहा था, फिर भी डिमांड बढ़ रही थी और कम हो रही थी। मतलब ये वाली जो चीज है ये अपने प्राइस की वजह से नहीं होगी, ये जो इस डिमांड में जो भी चेंज आएगा वो किसी अदर फैक्टर की वजह से आएगा। उसको भी अभी समझाऊंगा, ठीक है, उसको भी अभी देखेंगे। अभी ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और राइटवर्ड शिफ्ट पे आ जाएं। x0 y, प्राइस QD, ये है डिमांड कर्व। अगर ये डिमांड कर्व ऐसा हो गया D1 D1 तो हो गया राइटवर्ड शिफ्ट। इस केस में क्या है? देखो, प्राइस अभी भी कांस्टेंट है पर डिमांड हमारी बढ़ गई। प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, डिमांड हमारी बढ़ गई। अब यहाँ पे दो चीजें हमारे पास, दो कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे पास सामने आते हैं। एक आता है डिमांड और एक आता है क्वांटिटी डिमांडेड। अब पूछो कि सर क्या ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड? अभी तक तो नहीं पता चल रहा था, अभी तक मैंने तुम्हें पता लगने नहीं दिया था कि ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कैसे? सुनो,
भाई साहब डिमांड जो है ना वो तब लिखा जाता है जब प्राइस चेंज नहीं हो रहा पर अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। चेंज को कैसे लिखूं, डेल्टा लिख देता हूं, चलो डेल्टा इज द साइन ऑफ चेंज, तो मैं चेंज लिख देता हूं। डिमांड तब यूज किया जाता है जब प्राइस चेंज नहीं होता, अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं और उसकी वजह से डिमांड में चेंज आए। प्राइस की वजह से नहीं बल्कि अदर फैक्टर्स देन प्राइस, प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आएगा, तब डिमांड शब्द यूज किया जाएगा। अभी वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, देखो मैंने जब यहां पे लिखा है यार तो मैंने क्या बोला कि डिमांड कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। मैंने ये नहीं बोला कि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड आगे जा रही है या बढ़ रही है। मैंने बोला डिमांड कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। वहीं इन दोनों के केस में मैंने बोला क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड तब पैदा होती है या क्वांटिटी डिमांडेड शब्द तब प्रयोग होएगा जब प्राइस चेंज हो रहा हो, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हो। प्राइस ऑफ दिस ओन कमोडिटी चेंज हो रहा है और अदर फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे कि मैं बात करें रेट ऑफ पेन की, तो रेट ऑफ पेन के प्राइस में अगर चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड, और इसके अलावा अगर और दुनिया जहां में कोई चेंज होगा जिसकी वजह से इसकी डिमांड पे असर पड़ेगा तो डिमांड। समझ में आया? बहुत तेज बोला मैंने, मेरे को पता है टाइम कम है, मेरे को सारी चीजें पढ़ानी है, तो तुम्हारा काम ये अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखने का है। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, अगर अभी भी ठान लिया ना तो पेपर में फाड़ दोगे भाई। पेपर फटाफट से लिखो, बट जाने से पहले 5 सेकंड का टाइम ब्रेकआउट तो दूंगा ही। जाने से पहले अपील कर लेता हूं कि भाई साहब अगर मजा आ रहा है पढ़ने में, एग्जाम्पल सुनने में और मजा आ रहा है जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है, जैसे अभी सब्जी वाला एग्जांपल दिया कि मैं टमाटर खरीदने गया था, मम्मी ने लफाड़ मारा मेरे को। अगर एग्जांपल समझने में मजा आ रहा है, पढ़ना एग्जांपल्स के साथ पढ़ने में मजा आ रहा है, तो बस एक काम करना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक ही काम है भाई, एक ही काम प्लीज, और शेयर कर देनी है ये सीरीज को कर दो बड़ा। पहली बार 11th वालों के लिए इतना बड़े लेवल पे कोई सीरीज आ रही है तो इसको शेयर करो। तुम लोग नहीं शेयर करोगे तो अगली बार मैं एफर्ट नहीं ले पाऊंगा, मेरे को मजा नहीं आएगा। जब तुम 12th में आओगे तो तुम्हारे लिए मैं कैसे ऐसी सीरीज निकालूं? जब तुमने 11th में प्यार नहीं दिया तो मेरे को तो ऐसा लगेगा ना कि तुम लोग को मजा नहीं आया, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा। तो अगर तुमको मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डालना है तो सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।